हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी, हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा फिर भी कम निकले। ये शेर मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि सर गोल बदलते रहते हैं। किसका गोल नहीं होगा कि आज मैं 3 BHK में रहता हूँ, कल 4 में रहूँ। प्रसाद सर, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जीवन में वो कौन सा मोड़ आया, वो कौन सा पल था आपके जीवन में जो आपको ये लगा कि नहीं यार, मैं ये पर्सनल चैलेंजेस हैं जो हैं छोटे हैं। पहली बात तो आप इनको कैसे देखते हैं, कितना बड़ा चैलेंज आप इनको मानते हैं, और फिर आपको ये लगा कि अरे यार ठीक है, पर्सनल चैलेंजेस हैं लेकिन मुझे कुछ बड़ा करना है। कि जब हम सीए की क्लासेस कर रहे थे ना, सो उस समय मुंबई में जैसे क्लासेस बहुत छोटी होती है, सो व्हीलचेयर वगैरह के लिए जगह नहीं होती है, ठीक है। तो उस समय कोई क्लास मुझे एडमिशन देने को रेडी नहीं था। आज मेरे पास कुछ नहीं है, मैं ज़ीरो से यात्रा आपके साथ शुरू करना चाहता हूँ। आपके संग आपका हाथ पकड़कर धन की दुनिया में उतरना चाहता हूँ। कितना समय लगेगा 1 करोड़ का कॉर्पस इकट्ठा करने के लिए, किस तरह आगे बढ़ूँ, बिल्कुल ज़ीरो से बता दीजिए। हाय, वेलकम टू द शुभ लाभ शो पॉडकास्ट विद शुभम। आज मेरे साथ इस पॉडकास्ट में जो मेहमान हैं वो बेहद खास हैं। वो बेहद खास कई मायनों में हैं। आज तक आप शुभ लाभ शो पे जब किसी एक्सपर्ट से मिलते थे तो आपको क्या मिलता था? तो आपको मिलते थे इन्वेस्टमेंट से जुड़े इंटरेस्टिंग इनसाइट्स, जो आपकी बचत की, जो आपकी निवेश की सोच को, समझ को समृद्ध करते थे। लेकिन आज मैं आपको जिस मेहमान से मिलवाने वाला हूं अपने इस कार्यक्रम में, वहां आपको निवेश से जुड़ी जानकारी, समझ ये तो मिलेगी, साथ ही आपको कई ऐसे इंटरेस्टिंग किस्से मिलेंगे, कई ऐसी बातें मिलेंगी जो आपको वाकई अपने जीवन में कुछ करने के लिए प्रेरणा देती हैं। वो ये बताती हैं कि अगर संकल्प बिल्कुल दृढ़ हो तो सिद्धि तक पहुंचना बहुत मुश्किल नहीं है। आज मेरे साथ स्टूडियो में हैं S9 फिनटेक के फाउंडर डायरेक्टर प्रसाद शेट्टी जी। सर, बहुत स्वागत है आपका और बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपने कीमती समय में से हमारे लिए समय निकाला और आज आप हमारे स्टूडियो में हमसे बातचीत करने को आए। थैंक यू शुभम, ये मौका देने के लिए शुक्रिया। प्रसाद जी से आज जो बातचीत है वो बड़ी ही रोचक, बड़ी गंभीर और बहुत ही एक नई दृष्टि, एक नया दृष्टिकोण देने वाली होगी। वजह वेल्थ मैनेजमेंट की दुनिया में प्रसाद जी का जो अनुभव है, जो उनकी समझ है, जो बाधाएं उन्होंने पार की हैं वो आम नहीं हैं। कुछ एक बड़ा करने की तरफ प्रसाद जी जा रहे हैं। कुछ बहुत लोगों के हिसाब से जो बड़ा होता है वो ऑलरेडी वो कर चुके हैं। आज हम प्रसाद जी के जीवन को थोड़ा सा टटोलेंगे, प्रसाद जी के बिजनेस को थोड़ा सा टटोलेंगे, बाजार को थोड़ा सा टटोलेंगे, और उनके जो जीवन की ये यात्रा है इसमें क्या कुछ ऐसा उन्होंने सीखा, समझा, जो वो आज एक ऐसे सूत्र देना चाहेंगे आने वाली जनरेशन के लिए, चाहे वो वेल्थ मैनेजमेंट की दुनिया से जुड़े नए लोग हों, या वो नए लोग हों इन्वेस्टमेंट की दुनिया से जुड़े, या वो नए लोग हों जो ये मानते हैं कि कोई काम करने के लिए अगर मेरे पास कुछ होता या नहीं होता तो मैं शायद कर लेता। तो देखिए, काम करना है तो एक बहाना, बस करना है। और आप प्रसाद जी से मिलेंगे, बात करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, मेरी बात बिल्कुल ठीक है। प्रसाद जी, मेरा पहला और सीधा सवाल आपसे, वेल्थ मैनेजमेंट की इस दुनिया में आपको लगभग अब तक कितना समय हो गया? मुझे प्रैक्टिस में आके 14 साल हो गए। 16 साल आपको? 14 साल आपको प्रैक्टिस में आके हो गए। और कब से आपने ये शुरू की? उससे पहले आपकी जो पढ़ाई रही, आपने क्या पढ़ा, क्या आपने समझा जो आपको लगा कि नहीं, मुझे वेल्थ मैनेजमेंट की दुनिया में जाना है? शुभम, मैं एक कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ। इनिशियली पता नहीं था क्या करना है, तो सब जगह होड़ मची थी सीए करने की, तो मैं भी सीए करने के लिए लग गया। अब सीए करते करते समझ में आया ये तो पूरा अकाउंट्स और टैक्स की तरफ जा रहा है और मेरा इंटरेस्ट फाइनेंस में है। उस समय पता चला CFP करके एक कोर्स होता है। उसी समय मेरे जो दोस्त लोग हैं ये लोग सीए कर रहे थे, तो मुझे लगा इस समय मुझे कुछ करना चाहिए अलग से, ताकि एक वो बोलते हैं ना दोस्तों का कंपटीशन होता है ना, तो उस तरह का बनी, मतलब एक प्रोफेशनलिज्म में भी बनी रहे करके।
तो उस समय मैं एनएससी बीएससी के कहीं सर्टिफिकेशन कोर्सेज थे, ये सब करने लग गया। सो जब उनका सीए का एग्ज़ाम चल रहा था, मैं ये कर रहा था, उसी समय सीएफपी के बारे में मालूम पड़ा। फिर मैं सीएफपी किया मैंने मेरे ग्रेजुएशन के बाद। फिर मैंने कुछ समय कहीं काम किए और उस समय लगा नहीं, खुद की करना ही मेरे लिए बेटर है बिकॉज ऑफ माई पर्सनल चैलेंजेस। सो फिर मैंने 2011 में फिर अपना खुद का फर्म चालू किया। आपने अपना खुद का फर्म चालू किया, तो आपने जब अपना खुद का फर्म चालू किया, कितने लोगों के साथ आपने ये यात्रा शुरू की थी? कहाँ से ये यात्रा शुरू हुई थी? ओके, सो जैसे मैंने कहा कि कॉलेज में फ्रेंड्स लोग सीए कर रहे थे, तो उस समय कहीं ना कहीं मन में एक था कि सारे दोस्त मिलके खुद का कुछ करेंगे। तो उसमें से मेरा एक और दोस्त था जो सीए नहीं कर रहा था, तो हमें उसको लेफ़्ट आउट नहीं करना था। तो उसको हमने कहा कि आजा तू भी साथ में। तो उसको मैंने कहा कि फाइनेंस के कुछ कुछ एग्ज़ाम दे तू भी, और हम लोग साथ में एक ऑर्गेनाइजेशन ओपन करेंगे। तो इस तरह से वो भी आया। एंड एक और हमारे दोस्त थे जो सीएफपी कर रहे थे, तो उनको भी साथ में, तो हम ऐसे 3 पार्टनर करके चालू किए। साथ ही साथ हमारे सीए फ्रेंड्स थे, वो भी अपना प्रैक्टिस साथ ही में चालू कर रहे थे। आप लोगों को जान के शायद ये बड़ा आश्चर्य होगा आपके लिए, ये बात बड़ी, जो प्रसाद जी से पर्सनली नहीं मिले हैं या जो प्रसाद जी के संपर्क में अब तक नहीं हैं। प्रसाद जी ने एक दोस्त के लिए अपना हाथ बढ़ाया, और जबकि प्रसाद जी ने जो जिन पर्सनल चैलेंजेस की बात की, पर्सनल चैलेंजेस प्रसाद जी के साथ ये हैं कि प्रसाद जी केवल बात करते हैं आपसे, केवल अपने दिमाग से लोगों को प्रभावित करते हैं, उनकी बात सुनते हैं, कहते हैं, बट वो अपना हाथ, अपने पैर या अपने साथ खुद खड़े नहीं हो सकते। वो हमेशा एक व्हील चेयर पे मुझसे मिलते हैं, लेकिन जो उत्साह होता है वो शायद हमसे कहीं कई गुना ज़्यादा होता है जब वो हमसे मिलते हैं। प्रसाद सर, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जीवन में वो कौन सा मोड़ आया, वो कौन सा पल था आपके जीवन में जो आपको ये लगा कि नहीं यार, मैं ये पर्सनल चैलेंजेस हैं जो हैं छोटे हैं? पहली बात तो आप इनको कैसे देखते हैं, कितना बड़ा चैलेंज आप इनको मानते हैं, और फिर आपको ये लगा कि अरे यार ठीक है, पर्सनल चैलेंजेस हैं लेकिन मुझे कुछ बड़ा करना है? मैं कहता हूँ कि इंसान के पास 2 ही चॉइस होती है, या तो अपने सिचुएशन पे हार मानकर बैठ जाए, या तो कुछ कर, मतलब जो अपने को करना है वो कर जाए। तो मैं दूसरे की सब में से हूँ कि हार कर घर पे बैठना, ये चॉइस तो मुझे कभी लेना ही नहीं था। एंड दूसरी बात कि जब हम सीए की क्लासेस कर रहे थे ना, सो उस समय मुंबई में जैसे क्लासेस बहुत छोटी होती है, सो व्हीलचेयर वगैरह के लिए जगह नहीं होती है, ठीक है। तो उस समय कोई क्लास मुझे एडमिशन देने को रेडी नहीं था। तो क्लास कहती थी अगर व्हीलचेयर आ जाएगी तो आपके 2 बेंचेस हटाने पड़ेंगे, तो उतना तो हम नहीं कर पाएंगे। तो मुझे क्लास के छज्जे के नीचे बिठाया जाता था, और बारिश का समय था, सो बारिश से मैं पूरा भीग जाता था। और उस समय तक ना कभी वो व्हील चेयर पर है या इस करके एक्सपीरियंस कभी हुई नहीं थी, क्योंकि दोस्त बड़े अच्छे मिले थे मुझे बचपन से। तो उस समय कहीं ना कहीं रियलाइज़ हुआ ये व्हील चेयर के कारण ये सब चीज़ हो रही है। थोड़ी नेगेटिविटी आई, मैं शायद सीए कंटिन्यू करूँ नहीं करूँ। सो इस समय बोला नहीं, नाउ दिस इज़ द टाइम जहाँ पे हमें कुछ अलग करना है, कुछ बड़ा करना है, और मैंने सीए क्विट कर दी। ओके। एंड उसके बाद आपने ये डिसाइड किया कि मुझे वेल्थ मैनेजमेंट की दुनिया में जाना है और बड़ा करना है। जी, तो जर्नी शुरू कैसे हुई? आप जैसे सब लोग करते हैं कि परिवार से, दोस्तों से, ऐसे आपने जर्नी शुरू करी, या फिर जब किसी को बीमा समझाने या किसी को म्यूचुअल फंड समझाने या बेचने गए, या कोई तीसरा प्रोडक्ट बताने या बेचने गए, तो वो आपने कहा कि नहीं, सीधे बाहर की दुनिया से शुरू करते हैं? देखो शुरुआत तो बाहर से ही की, क्योंकि मेरे को फैमिली क्या होता है ना, एक तो जैसे आपने कहा कि मैं व्हील चेयर पर हूँ, सो कहीं ना कहीं बचपन से है ना, दुनिया जिस तरह से देखती है कि डिपेंडेंट है, हेल्प चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब है जो चीज़ में डिपेंडेंसी है उसके लिए कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ये बताना कि हर चीज़ के डिपेंडेंट हूँ, ये मैं नहीं हूँ। मुझे अपने आप पे इंडिपेंडेंटली चीज़ें करनी चाहिए। सो मैंने सोचा एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट फ्यू ईयर्स मैं फैमिली में तो नहीं जाऊँगा एज अ क्लाइंट के लिए, बिकॉज वो कहीं ना कहीं यही होगा कि फैमिली साथ में आके डिपेंडेंसी था तब ये बिज़नेस खड़ी हो पाई,
और मुझे वो कहीं ना कहीं एक जज्बात था कि मुझे खुद से करना है। तो इनिशियल क्लाइंट्स मेरे फैमिली तो नहीं थी, एंड वर्ड ऑफ माउथ पहचान से, फ्रेंड्स के पहचान से, वैसे करके मेरे इनिशियल क्लाइंट्स हुए थे। अब जरा वो बीमा एजेंट, वो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, वो ब्रोकिंग अकाउंट से जुड़े हुए साथी इस बात को सुने और समझें कि जो ये सोचते हैं कि ठीक है कुछ दोस्त मिल जाएं, कुछ रिश्तेदार मिल जाएं, कुछ परिवार वाले मिल जाएं और हम अपना बिजनेस यहाँ से शुरू करेंगे। आमतौर पर लोग ऐसे ही सोचते हैं, इतना तो कम से कम मेरे घर से हो जाएगा, बाहर से कुछ नहीं होगा। और उस समय प्रसाद जी जो अपने निजी जो पूरे चैलेंजेस थे, जो चुनौतियां थी, उनके मध्य खड़े थे और ये संकल्प ले रहे थे कि नहीं यार, शुरुआती क्लाइंट्स घर के तो नहीं होने चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और प्रसाद जी, लोगों को समझाने से पहले आपने अपनी यात्रा शुरू करी या नहीं करी? पहले खुद के लिए बीमा, खुद के लिए म्यूचुअल फंड, और ये दुनिया आपने पहले, दूसरों का वेल्थ मैनेज करने वाले प्रसाद जी अपना वेल्थ कैसे मैनेज करते हैं? सो आज के समय में, आज के समय में, इनिशियल ईयर्स में। ओके, इनिशियल ईयर्स में शुभम, मैं इक्विटी बैकग्राउंड से आया था कि मेरी इनिशियल रुचि इक्विटीज़ में थी। सो इनिशियली मैं इक्विटीज़ परचेस करता था। सो आज के तारीख में अगर आप मेरे को पूछोगे, सो मेरी पोर्टफोलियो, मैं डायरेक्ट इक्विटीज़ परचेस करता हूँ और मेरे म्यूचुअल फंड में एसआईपी चलती है। ओके, मतलब आप इक्विटी भी, अपने लिए डायरेक्ट इक्विटी में भी आपका एक्सपोजर है और आप साथ साथ अपने म्यूचुअल फंड्स भी लेते हैं। अब सर आते हैं इन्वेस्टर्स के उस पर। ठीक है, आपकी यात्रा मैंने सुनी, 14 साल हो गए आपको और आपने जब यात्रा शुरू करी। सर अब आप ये बताइए कि जब आप किसी क्लाइंट को मिलते हैं, ठीक है, मुझे लगता है कि वर्चुअली मिलते हों, आप अपने ऑफिस में बुलाकर उससे मिलते हों, जैसे भी आप मिलते हैं, सबसे ज़्यादा अप्रोच करते समय आप किन बातों का ध्यान रखते हैं कि यार ये क्लाइंट अगर मेरे साथ आ रहा है तो इसके दिमाग में ये बिल्कुल ना आए कि मुझे प्रसाद जी के साथ जुड़ना है तो आगे दिक्कतें होंगी? क्या माहौल, क्या पर्सोना, क्या एम्बियंस आप उसके साथ क्रिएट करते हैं, कैसे उसको सहज करते हैं अपने साथ? देखो, जहाँ तक हो सके मैं मेरे ऑफिस में ही मीटिंग रखता हूँ। सो इससे क्या होता है, 2-3 चीज़ें हैं। जैसे एक हो गई कि वो ऑफिस में आए हैं, उन्होंने ऑफिस देख लिया, तो वो जो बैरियर मन में होती है कि व्हील बैरियर समझ लो या फिर कैसे करेंगे वाली बैरियर समझ लो, ये कहीं ना कहीं पहले ही ख़त्म हो जाती है। क्योंकि ऑफिस देख लिया, ऑफिस सेटअप देख लिया, देखा कि ये सब चीज़ें सेट है, इतना किया है तो रहेगा, एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो पहली चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़, हमारे यहाँ पे जो प्रोसेस है कि जहाँ पे मैं अकेला इन्वॉल्व नहीं हूँ, मेरे टीम के कई मेंबर्स इन्वॉल्व होते हैं जब एक फैमिली की प्लानिंग करते हैं। सो हम हमेशा ये बोलते हैं, ये सिर्फ मेरे केस में नहीं है कि कोई फाइनेंशियल प्लानर भी मेरे यहाँ पे अगर कर रहा है तो टीम में 2-3 जन इन्वॉल्व है। तो ये क्लाइंट को भरोसा दिलाने के लिए कि कल को यदि अगर मैं बीमार हूँ या मैं कहीं छुट्टी पे चला गया तो आप, मेरी टीम है आपको संभालने के लिए, और वो भी कैपेबल है और वो भी फाइनेंशियल प्लानर्स हैं। ये आप एक माहौल, कन्वर्जन आप कभी पहली मीटिंग में एक्सपेक्ट करते हैं या आपको लगता है कि नहीं यार 1-2 मीटिंग में तो इसको सहज होने दो, समझने दो, फिर देखेंगे? देखो, कन्वर्जन तो बहुत बाद में की बात है। सो पहले मीटिंग में तो हम सिर्फ उसको आइस ब्रेकर मीटिंग बोलते हैं। यानी क्लाइंट के मन में अगर कोई शंका है, कोई प्रश्न है, हम सिर्फ उसी की जवाब देते हैं। और अगर क्लाइंट ये कहता भी है नहीं हमको आपके साथ आगे काम करना है, हम इंश्योर करते हैं कि पहले हम उनको समझें। तो पहले हम एक क्लाइंट प्रोफाइलिंग करते हैं, पूरा समझ के लेते हैं क्लाइंट के इमोशंस लेवल पे, एंड एक बार वो चीज़ सही लगती है, देन क्लाइंट के सामने हम नंबर्स रखते हैं कि कैसे क्या दिख रहा है आपको। यहाँ तक क्या होता है, 3 बार हम क्लाइंट को मिल चुके हैं। पहले आइस ब्रेकिंग के लिए, सेकंड क्लाइंट प्रोफाइलिंग के लिए, तीसरा उनका ओवरऑल लाइफ जर्नी कैसा दिखेगा, ये उनको एक पिक्चराइज करने के लिए। यहाँ तक एक क्लाइंट का कॉन्फिडेंस आ जाता है, हमारे को कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हम ये क्लाइंट के साथ लंबे समय तक काम कर सकते हैं। बिकॉज क्लाइंट अगर इनिशियल स्टेज में आ भी जाता है, लेकिन अगर वो कंफ्यूज होगा या उसके मन में डाउट होगा या आपके साथ और 4 जन के साथ काम कर रहा है, ये चीज़ होगी, तो लंबे समय तक ये काम नहीं चलेगा। तो कहीं ना कहीं ये
हमारे जो इनिशियल प्रोसेसेस है, इसके वजह से मेजॉरिटी ऑफ हमारे क्लाइंट के साथ हम आज 7 साल, 8 साल, 10 साल हो चुके हैं और आज भी हम उनके साथ काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं हमें ये कॉन्फिडेंस है कि उनका सारा काम हमारे साथ चलता है। सारा काम आपके साथ चलता है। अच्छा सर, एक चीज़ मैं ये समझना चाहूँगा कि आपने भी ये इस तरीके के सवाल, जो जेनरिक सवाल मैंने कम से कम अपने आसपास, अपने परिवार में, अपने रिश्तेदारों में, अपने दोस्तों में देखे हैं। लोग जैसे कहते हैं, जैसे आप किसी को समझाते होंगे कि भाई म्यूचुअल फंड की सिप कर लो, इनिशियल डेज में समझाते होंगे, ठीक है आज आप उस स्थिति में नहीं है, टीम आपकी काम कर रही है, और व्यक्ति ये कहता होगा सर अभी तो पैसे नहीं हैं कैसे सिप करूं? तो कैसे उसको समझाते हैं कि कैसे आप फिर उसको क्रैक करते हैं, उन चीज़ों से बाहर लेकर आते हैं? ओके, सो बेसिकली आज आप जो मैंने कहा ना, क्लाइंट प्रोफाइलिंग जब करते हैं, सो क्लाइंट प्रोफाइलिंग ऐसा नहीं है सिर्फ जिनके पास बहुत पैसा है उनके लिए करना है। क्लाइंट प्रोफाइलिंग में क्या पूछते हैं, बेसिकली उनकी कैश फ्लो समझते हैं। सो कितना कमा रहे, कितना खर्च करे, कहाँ खर्च कर रहे हैं। सो आज बात ये नहीं है कि हमको उनकी कितनी की सिप करानी है, बात यह है कि उनकी पोटेंशियल क्या है। और अगर आज यदि कोई 25,000 रुपये कमाता है, 20,000 रुपये कमाता है, सो उससे हम 5-10 हज़ार एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। बट शुरुआत करने के लिए अब तो 250 रुपीज़ की मिनिमम SIP भी आ गई है, तो उनको वो चीज़ क्या है ये समझने के लिए, तो उनको टेस्ट करने के लिए कुछ देंगे। हो सकता है शुरुआत में लिक्विड या डेट फंड जैसे कुछ प्रोडक्ट में देंगे, ताकि उनको ये चीज़ क्या समझ में तो आ जाए। एंड जैसे उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड होता है, 6 महीना, साल भर, 2 साल, देन धीरे धीरे उनके साथ उनकी SIPs बढ़ा सकते हैं जैसे जैसे उनकी इनकम लेवल्स बढ़ेगी। बट उनको समझने के लिए कहीं ना कहीं एक शुरुआत तो करनी पड़ेगी। करनी पड़ेगी, बिल्कुल। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ सर, कि जैसे ये जो एक मिथ है कह लीजिए, या एक लोगों के बीच अवधारणा है, भले वो टॉप मेट्रोज़ में अब कम है, लेकिन टियर 2, टियर 3 इन सिटीज़ में ये अवधारणा है कि म्यूचुअल फंड मतलब शेयर बाज़ार, और शेयर बाज़ार मतलब सट्टा, और वहाँ तो रिस्क है। और ये कैसे आप समझाते हैं एक ऐसे व्यक्ति को रिस्क के बारे में, जो वो म्यूचुअल फंड में आपके साथ अगर आ रहा है, कैसे उसे रिस्क को आप डिफाइन करते हैं, कैसे आप उसे रिस्क से लड़ने की ताकत देते हैं? अच्छा सर, सबसे पहले तो मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछता हूँ। सो जैसे आपने कहा ये धारणा टियर 2, टियर 3 में है, ये शायद आज के बाद आज सच हो सकता है, लेकिन जब हमने शुरुआत की थी 2011-12 में, तो मेट्रो में भी उतनी ही सच थी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो तब मैं एक ही प्रश्न पूछता था कि मुझे 10 उन व्यक्तियों के नाम बताओ जो आपके हिसाब से रिचेस्ट है। तो वो सारे नाम लिखने लग जाते थे, लाइक टाटा लिखा, बिरला लिखा, अंबानी लिखा, और बाकी सब बिजनेसमैन के नाम लिखे। एंड मैं कहता था अभी इसमें से मुझे एक जन बताओ कि इनका कॉमन क्या है इनके बीच में। तो आती थी बिजनेस। बोले ये लोग इसमें ना कोई एक्टर ढूंढ सकते हो, ना कोई जॉब वाला ढूंढ सकते हो, बेसिकली सारे ही जो है वो बिजनेस करने वाले लोग हैं। तो इनके बीच में कॉमन क्या है? इक्विटी। आप पैसे तभी बनाओगे जब आप इक्विटी में इन्वेस्ट करेंगे। जब एक बिजनेस ग्रो करेगी तब आप ग्रो करोगे। आज आप ये तो एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि आज आपने एक दुकान खोल ली और शाम तक सारा प्रॉफिट आ गया, अगर नहीं आया तो क्या दुकान बंद कर देंगे? बिल्कुल नहीं। आप एक बिज़नेस चालू करते हैं तो उसको कम से कम 2, 3, 4 साल, 5 साल देखते हैं कि बिज़नेस कैसा कर रहा है। तो इक्विटी में जब निवेश करते हैं तो वो आप एक बिज़नेस में निवेश कर रहे हैं। और म्यूचुअल फंड के द्वारा आपको कई सारे बिजनेसों में एक साथ इन्वेस्ट करने का मौका मिल रहा है। आपको उसकी जानकारी हो या नहीं हो, लेकिन आपको विद प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन गाइडलाइंस आपको इन्वेस्ट करने का एक मौका मिल रहा है। तो इन्वेस्ट करने के बाद अगर आप 5 साल रुकते हैं तो आपको समझ में आएगा आपने क्या पैसा बनाया है। तो ऐसे हम नए इन्वेस्टर्स को एक्सप्लेन करते थे एंड उनको पास्ट हिस्ट्री दिखाते थे कि मुझे ऐसा एक बिज़नेस बता दो जो पिछले 10 साल में आपने देखा हो कि चालू हो गई, बंद हो गया। लेकिन मैं आपको ऐसे कहीं बैंक्स बता सकता हूँ, कहीं स्कैम्स बता सकता हूँ, कहीं NBFCs बता सकता हूँ जो चालू हो गए, बंद हो गए। बिल्कुल सही बात है। सो यहाँ पे इक्विटी वर्सेस डेट तो क्लियर हो गया। बिल्कुल। तो MF वर्सेस बाकी इन्वेस्टमेंट्स भी क्लियर हो चुका है। बिल्कुल।
अच्छा, बीइंग अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, अच्छा उससे पहले एक और सवाल सर, आपके पूरे वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस में अगर आप इसको चाहे रेवेन्यू वाइज समझिए, प्रोडक्ट वाइज समझिए, कौन से प्रोडक्ट पे आपका सबसे ज़्यादा फोकस रहता है? इंश्योरेंस पर, म्यूचुअल फंड पर, या किस प्रोडक्ट पर आप सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं? सर मेरा म्यूचुअल फंड पे सबसे ज़्यादा फोकस होता है। म्यूचुअल फंड पे हमारा सबसे, म्यूचुअल फंड से ही जुड़ा मेरा सवाल था, इसीलिए मैंने आपसे ये सवाल पहले पूछा। कोई एक कैटेगरी बताइए आप सर, म्यूचुअल फंड की दुनिया में मतलब आप समझिए दसियों तरीके की कैटेगरी आ गई हैं, मल्टी एसेट, हाइब्रिड, पैसिव, एक्टिव फंड, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, और मतलब आती ही जा रही हैं थीमेटिक में। कोई एक कैटेगरी जो आपको लगता है कि शुभम ये सबसे ज़्यादा मिस अंडरस्टूड है, इसको अभी लोग दरअसल समझे ही नहीं हैं, और अगर जो समझ भी रहे हैं वो कुछ का कुछ समझ रहे हैं? सी ऐसे कोई भी कैटेगरी में कम ज़्यादा नहीं आंकूंगा, क्योंकि हर एक की एक इम्पोर्टेंस है। अगर एज अ डिस्ट्रीब्यूटर हम उसको समझे या क्लाइंट को सही तरीके से समझा सके तो सारी कैटेगरी की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है। लेकिन जैसे आपने पूछा सबसे कम अंडरस्टूड है या कम एक्सप्लेन्ड है, तो वो कहीं ना कहीं मैं डेट कैटेगरी समझूंगा। ओके, मतलब आपको लगता है कि डेट को जैसे समझना चाहिए वैसे लोगों ने समझा नहीं। जी सर डेट मतलब एफडी, क्यों मैं म्यूचुअल फंड में जाऊं, क्यों मैं इतना दिमाग मारूं स्कीमों में, म्यूचुअल फंड की कंपनियों में? डेट मतलब एफडी है, डेट मतलब पीपीएफ है, डेट मतलब अगर मैं सैलरी दूं तो मेरा ईपीएफ है, तमाम चीज़ें हैं। तो कहीं भी बैंक में एफडी करा दूं, कुछ भी डेट मिल लूं, क्यों आपको लगता है कि नहीं डेट में जाना है तो म्यूचुअल फंड इज़ बेटर देन ऑल अदर ऑप्शंस? ओके। सो देखो, जैसे सबसे पहले मैंने डाइवर्सिफिकेशन की एक बात कर दी, इक्विटी में आपको कहीं तमाम सारे बिजनेसेस में इन्वेस्ट करने का मौका मिल जाता है। ऐसे ही डेट म्यूचुअल फंड में सबसे पहले आपको डाइवर्सिफिकेशन हो जाती है, आपको कहीं तरह के पेपर्स में इन्वेस्ट करने का मौका मिलता है। प्रॉब्लम ये है कि लोग सिर्फ रिटर्न और परसेंटेज के बारे में सोचते हैं कि आज आपने एफडी ले ली तो उसमें आपको 7% है, या आपने कोई पीएफ ले लिया तो उसमें आपका 7% है, और यहाँ पे भी आपका उतना ही 7-7.5% के आसपास है। और कहीं ना कहीं लोगों को लगता है म्यूचुअल फंड है तो रिस्क है, ये दिमाग में कहीं ना कहीं बैठा हुआ है, तो उनको लगता है अगर रिस्क है तो फिर उससे अच्छा हम इसमें जाएंगे। जबकि डाइवर्सिफिकेशन आपकी रिस्क को डाइवर्सिफाई कर देता है। आप कहीं एक जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हो, आपका कॉन्सनट्रेटेड रिस्क है। तो अगर समझो आपने एक बैंक में एफडी करी, या पर्टिकुलर कोई फंड के अंदर कोई एक एनबीएफसी में आपने एफडी ओपन करी, या बॉन्ड ले लिया, या एनसीडी ले लिया, अगर कहीं गलती से वहाँ पे कोई सीन हो गया तो आपका सारा का सारा पैसा डूब जाएगा। यहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन की वजह से आपका पैसा सेफ रहेगा, सबसे पहली बात। दूसरी बात, लोग टैक्सेशन भूल जाते हैं, लोग शॉर्ट टर्म विजन होता है, लोग सिर्फ परसेंटेज देखते हैं, उसका नेट इफेक्ट क्या होता है वो नहीं समझते। बिकॉज अगर यदि आप देखोगे कोई अगर एफडी कर रहा है या कोई फिक्स इंस्ट्रूमेंट में कर रहा है, वो आपको बोलेगा 1 साल के लिए 3 साल, मतलब आपके पास जो लोवेस्ट टेन्योर होगा ना वो उसमें इन्वेस्ट करेगा। वो भले 1 साल के टेन्योर के बाद वो विड्रॉ नहीं करेगा, वो उसको रिन्यू करता जाएगा, और ये रिन्यू 7, 8, 10 साल तक होते जाता है, राइट। लेकिन यहाँ पे आपको वही, अगर कोई आप 2 साल 3 साल के ऊपर आप टेन्योर जा रहा है आपका डेट म्यूचुअल फंड के अंदर, तो आपको टैक्सेशन बेनिफिट मिलता है। तो उससे नेट इफेक्टिव आपकी जो रिटर्न बनती है वो कहीं गुना ज़्यादा बनती है। और डेट म्यूचुअल फंड के अंदर भी कहीं टाइप्स है जिसको हम समझेंगे टेन्योर के हिसाब से और इकोनॉमी के हिसाब से, तो बहुत क्लाइंट को फ़ायदा दे सकते हैं। बिकॉज कहीं ऐसे डेट प्रोडक्ट्स है जो 9, 9:30, 10 तक भी जाते हैं, डिपेंडिंग ऑन द टाइमिंग्स। ओके, 9, 9:30, 10 तक भी जाते हैं डिपेंडिंग ऑन द टाइम। सर एक बड़ा बुनियादी सवाल, मैं कई ऐसे लोगों से मिला, अपने ही परिवार में मिला, अपने ही रिश्तेदारी में, दोस्तों में मिला, जो सर 20 साल का 30 साल का होम लोन लेते हैं, ठीक है, और उसको चुका चुके हैं, और वो ये बात गर्व से बताते हैं कि मैंने 20 साल का होम लोन चुकाया, 30 साल का होम लोन चुकाया, तब मैंने अपना ये आशियाना, ये अपना घर बनाया। सर मैं अभी तक किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं मिला जिसने 20 साल से सिप चलाई हो, 15 साल से सिप चलाई हो। क्या लगता है आपको कौन सा इमोशनल ऐसा बैरियर आता है जब हम गोल के हिसाब से शुरू करते हैं, तो वो जो कॉर्पस बनने लगता है, बाजार बढ़ने लगता है, रोज़ देखने की वो रिटर्न एक चसक हो जाती है, तलब हो जाती है, कैसे ये इमोशनल बैरियर है बड़ी ग्रोथ के लिए आप बाधा मानते हैं, और सर इसको कंट्रोल कैसे करें?
देखो, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये। सो यहाँ पे मैं ये कहूँगा कि जो एसआईपीज़ जो आप बोल रहे कंटिन्यूएशन नहीं होता है, इसका सबसे बड़ा चैलेंज पता है क्या है? इसका स्टेटमेंट आपको अवेलेबल है। तो इसमें आप पैसे को बढ़ते हुए देख रहे हैं और आपके दिमाग में ना, ये आपको जब चाहिए अवेलेबल है। एक तो आपके एडवाइज़र से आप जब चाहिए तब लेते हो, आपको ई कैश स्टेटमेंट आ जाता है, आप मोबाइल में जाके देखते हो। तो इससे होता क्या है ना, आपको हमेशा लगता है ये पैसा मेरे पास है, ये पैसा मेरे पास है। तो आपके लाइफ में कोई भी ज़रूरत आ पड़ती है, आप पहले जाके उसको विड्रॉ। सबसे इजी मनी यही दिखता है। इजी मनी एक्सेसिबल यही है। यही अगर आपने घर ले लिया हो और आपको मान लो आपकी घर 50 लाख रुपीस की है और आपको 15 लाख चाहिए, आप जाके एक रूम तो काट के बेच नहीं सकते आपको। तो वो बेचने की ये सब सोच नहीं आती है दिमाग के अंदर। तो आपको जो एक्सेसिबल है, जो आपको इजी अवेलेबल है, वो हम रिडेम्पशन करने के लिए जाते हैं। इसलिए म्यूचुअल फंड जल्दी, मतलब उतना टेन्योर आप देख नहीं पाते हैं। तो सर ये दिल तो बच्चा है जी, इसे समझाऊं कैसे? बहुत अच्छा। तो जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपके हर एक गोल जो होती है, गोल के हिसाब से अगर प्लानिंग होगी, यदि आपको पता होगा आपने 4 फंड में इन्वेस्ट कर रखा है और आपने समझो फॉर एग्ज़ाम्पल बेटी की एजुकेशन है, आपका खुद का रिटायरमेंट है, बेटे का शादी का है और आपका कार है, ये 4 गोल है, आपने 4 फंड इन्वेस्ट कर रखा है। तो अगर आप ये कहते हैं आप ये फंड विड्रॉ कर लेंगे तो बेटी का एजुकेशन या बेटे का शादी या वाइस वर्सा या आपका कार या आपका रिटायरमेंट ये हो नहीं पाएगा, या इसके अंदर आप बाधा ला रहे हैं। अगर इसके साथ आप एसोसिएट करेंगे ना, तो कहीं ना कहीं इमोशनली आप उसको विड्रॉ नहीं करेंगे। यदि आपने इसको कोई गोल के साथ एसोसिएट नहीं कर रखा है तो आपने रैंडम इन्वेस्ट कर रखा है, हाँ ठीक है मैं दोबारा से कर लूँगा। लेकिन द मोमेंट आपको पता है मैं मेरे परिवार के गोल के साथ कुछ कर रहा हूँ या मेरे खुद के रिटायरमेंट के साथ कर रहा हूँ, क्योंकि आज सबको ही पेंशन नहीं है। आज जो प्राइवेट जॉब पे है किसी को पेंशन नाम की चीज़ नहीं है, तो रिटायरमेंट की प्लानिंग तो खुद को ही करनी पड़ेगी। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ और सर, इन्वेस्टर से आप थोड़ा सा आपके डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस की तरफ आते हैं। बीते 10 सालों में आपने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन की इस दुनिया को कैसे बदलते देखा और आपको क्या लगता है व्हाट नेक्स्ट, अगले 10 साल में ये कैसे बदलेगी? रोशनी में इसकी देखिएगा मेरे इस सवाल को कि डायरेक्ट म्यूचुअल फंड भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, नई नई फिनटेक ऐप आ रही हैं, एक क्लिक में डेली से, वीकली से, मंथली सिप करा रही हैं। इस रोशनी में अगर हम देखें तो ये डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स की ये कम्युनिटी, ये पूरा जो समाज है, ये कैसे पिछले 10 साल में बदला और व्हाट यू थिंक व्हाट इज़ नेक्स्ट डाउन द लाइन 10 ईयर्स और 5 ईयर्स? देखो, 10 साल में बहुत सारी चीज़ें बदलाव आई है। जैसे 10 साल पहले हमको जाके एक्सप्लेन करना पड़ता था म्यूचुअल फंड क्या है। आज जिस तरह से अवेयरनेस बढ़ी है म्यूचुअल फंड के बारे में, ये एक बहुत अच्छी बात है। एटलीस्ट लोगों ने म्यूचुअल फंड के बारे में नाम सुना है। 10-12 साल पहले मुझे याद है शुभम, जब हम म्यूचुअल फंड बोलते थे तो ये फंड नाम से भी लोगों को दिक्कत थी। लोग तो फंड मतलब चिट फंड, मतलब उसके साथ काफ़ी एसोसिएट होता था। सो ये एक्सप्लेनेशन करने की अभी ज़रूरत नहीं है इतनी ज़्यादा। एंड प्लस अब जब आप लोगों से बात कर रहे हैं ना, तो तब आपको उनको डायरेक्ट फाइनेंशियल प्लानिंग के पर्सपेक्टिव से जो गोल के बारे में बात करेंगे वो हमको अच्छा हो जाता है। एंड रही बात कि आप कैसे लोगों के अंदर क्या बदलाव आया बेसिकली, राइट। सो लोगों के अंदर तो ये मेजर बदलाव आया है, और सिस्टम के अंदर मैं कहूँगा कि आप उन लोगों के साथ लाइक आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड हो या कोई भी चीज़ हो, आप इसके अंदर देखेंगे कि बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स उतने टेन्योर जो चाहिए, जो आप 15-20 साल की बात कर रहे थे, वो टेन्योर रुकते नहीं हैं। जैसे मार्केट अब गिर गया तो वो फ्री हैंड है, गए खुद से जाके विड्रॉ कर लिया, उनको कंसल्ट करने की कोई है नहीं। अगर आप देखो फिनेंस, इक्विटी, इन्वेस्टमेंट्स, ये सब चीज़ है ना, ये बहुत क्या कहते हैं लोनली चीज़ है। मतलब अगर आप ये अकेले में करेंगे ना
तो देयर इज़ अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी आप कोई ना कोई ऐसा डिसीजन करेंगे जो आपके इसके लिए ख़राब हो सकता है। इसके लिए आपको एक साथ में कोई कंसल्टिंग चाहिए होता है। लंबे समय वेल्थ अगर क्रिएट करना है तो एडवाइज़र ज़रूरी है। ये कहीं न कहीं जो सीरियस वेल्थ क्रिएटर्स हैं वो ये बात समझते हैं। कैसे आप सर, अब डिस्ट्रीब्यूशन का एक दूसरा सवाल, वो लोग जो अभी इस दुनिया में नए नए आ रहे हैं और आप इस दुनिया के, इस पूरी वेल्थ मैनेजमेंट के बिजनेस के एक बड़े मकाम पर हैं, एक अच्छे बड़े एयूएम पर बैठे हुए हैं, क्या आपको लगता है कैसे आप दरअसल अपने बिजनेस को स्केल एक तरफ करते हुए उस क्लाइंट के साथ अपना पर्सनल रिलेशन, उसको पर्सनलाइजेशन देते हैं? देखो ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज क्या होता है, आप समझ लो एक क्लाइंट को अप्रोच करने के लिए कौन-कौन है। एक ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर्स जो न्यू एंट्रेंट्स है, ठीक है। दूसरे वो जो बैंक्स और बड़े वेल्थ मैनेजमेंट फर्म्स हैं, ठीक है। एंड देन वो लोग जो पर्सनल टच रख रहे हैं क्लाइंट्स के साथ। तीसरे जो बुटीक फर्म्स जैसे है, ठीक है। आज बड़े वेल्थ मैनेजमेंट फर्म्स और बड़े बैंक्स में क्या हो रहा है, वहाँ पे रिलेशनशिप मैनेजर आए दिन बदलते जा रहे हैं और वो लोग सेल्स ओरिएंटेड काम कर रहे हैं। तो जहाँ पे इससे पहले वाले प्रश्न में मैंने आपको कहा कि वो एक रिलेशनशिप जो चाहिए, एक एडवाइज़र के साथ जो कंसल्टिंग चाहिए, वो कॉन्फिडेंस वहाँ पे नहीं आती है। तो क्लाइंट को चाहिए क्या? क्लाइंट को चाहिए ऐसा कोई जिससे जाके हम बात कर सकें। सो क्लाइंट के साथ रिलेशनशिप कैसे डेवलप होता है, उनका वॉलेट साइज़ कितना आया इससे नहीं, हम उनके साथ क्या शेयर करते हैं, क्या इमोशंस है। तो आज मैं कहूँ तो एक फादर आते हैं और उनके घर की कोई समस्या है, वो उनके बेटे के रिगार्डिंग हो या वाइफ के रिगार्डिंग हो, वो आके बात करते हैं। एक कोई वाइफ है जिनका हस्बैंड के साथ कोई इशू है या कोई फाइनेंस को लेके चीज़ें हैं, वो आके डिस्कस करती है। सेम वाइज हस्बैंड आके बात करते हैं, एक सिस्टर आके बात करती है, एक भाई आके बात करता है। तो कहने का मतलब है ये सिर्फ एक फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं है, ये कहीं उससे ज़्यादा है। ये प्रोफेशन मेरे लिए तो कहीं ज़्यादा है, बिकॉज मुझे लगता है मैं उनकी फैमिली का हिस्सा हूँ। बिल्कुल। प्रसाद सर, कोई एसएन फिनटेक के ऑफिस में आया, मान लीजिए मैं ही आया और मैंने आपसे कहा कि मैं तो सर डायरेक्ट प्लान में अच्छा खासा इन्वेस्ट करता हूँ एंड आई हैव बेसिक नॉलेज, और मेरे दोस्त हैं फाइनेंशियल एडवाइज़र, कई लोग मुझे जानते हैं, मैं पढ़ता रहता हूँ, मैं बहुत इक्विप्ड हूँ टेक से, एआई से, तो वाई शुड आई गो फॉर रेगुलर प्लान? आप कैसे डायरेक्ट प्लान वर्सेस रेगुलर प्लान को देखते हैं गोइंग फॉरवर्ड यहाँ से, और अगर हम 4-5 साल 10 साल देखें, व्हाई यू थिंक कि पीपल शुड चूज रेगुलर प्लान ओवर डायरेक्ट प्लान? ओके, सो शुभम, देखो जैसे आपने कहा कि चीज़ें बदलती जा रही है पिछले 10 साल में, तो आने वाले 10 साल में भी कहीं सारे बदलाव आने वाले हैं। जैसे अभी सभी कहीं सारी चीज़ों में नए नए रूल्स ला रही है। जैसे अभी एक फंड हाउस है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन उनके यहाँ पे एक बेसिकली स्ट्रेस टेस्ट करके होता है। तो जो स्ट्रेस टेस्ट में क्या होता है, बेसिकली अगर कोई सिचुएशन आती है तो आपके फंड कितना सक्षम है ये चीज़ पूरा करने में। तो स्ट्रेस टेस्ट में उनके स्कोर काफ़ी कम आ गए, जबकि उनकी परफॉर्मेंस अगर आप देखोगे, मार्केट जब तक अच्छा कर रहा था, दे वर आउटस्टैंडिंग, लाइक आउट परफॉर्मिंग ऑल द फंड्स। लेकिन पिछले 6-8 महीने में जो मार्केट डिप आके रिकवर कर रही है, उस फेज में बाकी फंड हाउस तो रिकवर कर रही है, वो फंड हाउस कुछ खास रिकवर नहीं कर पाई है अब तक कंपेयर टू अदर फंड हाउसेस। सो ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये एज अ डायरेक्ट, एज अ नॉलेज आप कितना ही ले लोगे। लाइक अगर ये आपका प्रोफेशन है देन इट्स अ डिफरेंट थिंग। सो इसीलिए हर एक फील्ड का एक स्पेशलिस्ट होता है, उसके संग आपको ये यात्रा करनी चाहिए। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ प्रसाद सर, मैं यहाँ ये पूछना चाहूँगा, बीइंग अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, आपको क्या लगता है एएमसीज को दरअसल किस तरीके का सपोर्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स को देना चाहिए, जिससे कि उनका बिजनेस और म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की कम्युनिटी और उनका बिजनेस भी
तेजी से ग्रो हो सके। आपको लगता है कि ये शुभम एक मतलब समझ लो कि बॉटलनेक है, इससे निकले और फिर रास्ता बड़ा हो सकता है। ओके, सो कहना के शुरू में मानूंगा कि फंड हाउसेस को जब नॉलेज सेशंस जो होती है ना, ये जितना हो सकते उतना डिजिटल ले जाकर उतना नॉलेज देना चाहिए। एंड नॉलेज अभी क्या हो रहा है आज की तारीख में, नॉलेज सेशन तो सारे फंड हाउसेस कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ सेल्स ओरिएंटेड नहीं, बट कोई चीज़ क्या हो रहा है बेसिकली, अगर कोई एडवाइज़र काम कर रहा है किसी तरीके से, या फिर एक पर्टिकुलर चीज़ें के ऊपर उनकी कोई व्यू है, तो वो क्यों है, वो उतना डीप एक्सप्लेनेशन करके सेशंस कंडक्ट करें एडवाइज़र्स के साथ, छोटे छोटे लेवल्स पे, जहाँ पे 5-10 एडवाइज़र 15 एडवाइज़र को मिला के बुला लिया और ये सेशंस किया। क्योंकि क्या होता है, अगर आपने 100 200 300 ऐसे नंबर्स एडवाइज़र बुला के सेशन किया, तो सभी लोग कंफर्टेबल नहीं होते क्वेश्चन पूछने के लिए। छोटे क्राउड में लोग इजीली क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो एक बार उनके मन की सारी डाउट ख़त्म हो गई, देन आई थिंक वो लोग क्लाइंट से जाके वो चीज़ें बात कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। बिल्कुल। क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से डिजिटली चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, फिजिकल ब्रांचेज अब धीरे धीरे कम हो जाएंगी, डिजिटली हम तेज़ी से फोकस करेंगे, सेमिनार्स की जगह वेबिनार्स ले लेंगे, आपको लगता है कि लेना चाहिए, या आपको लगता है कि नहीं शुभम, जो पर्सनल वाला फील है ना, सामने व्यक्ति की आंखों में आंखें डाल के जब वो सवाल पूछता है तो कई चीज़ें आप खुद समझ पाते हैं कि यार ये क्या पूछना चाहता है, तो कम से कम इस चीज़ को अभी हमें फिजिकली रखना चाहिए? आपको लगता है नहीं यार, नाउ थिंग्स आर मूविंग ऑन और हमें अब डिजिटली चीज़ों को शिफ्ट कर देना चाहिए? शुभम, मैं एक चीज़ का बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूँ। मेरे लिए कभी कोई चीज़ दिस और दैट नहीं होता है, मेरे लिए दिस एंड दैट होता है। सो ऑफलाइन की जितनी इम्पोर्टेंस है उतनी ही ऑनलाइन की इम्पोर्टेंस है। सो अगर आज समझ लो फॉर्म भरने से लेके आप कोई ऑपरेशनल चीज़ें कर रहे हो, तो वो अगर ऑनलाइन नहीं होता तो आज इंडस्ट्री इतनी आगे नहीं बढ़ पाती। और वही अगर सब कुछ ऑनलाइन हो जाए तो वो इमोशनल कनेक्शन नहीं रहेगा। तो इमोशनल कनेक्शन बहुत ज़रूरी है क्लाइंट के साथ, एट द सेम टाइम एडवाइज़र का एएमसीज़ के साथ, एएमसी का एडवाइज़र के साथ, तो हर जगह पे ये चीज़ मायने रखती है। तो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही चीज़ें बहुत ज़रूरी है। पेन कॉपी निकाल लीजिए, क्योंकि अब जो यहाँ से अगले 5 सवाल मेरे हैं वो बड़े काम के आपके हैं। अगर आप इस वीडियो को रील में देख रहे हैं तो इसको सेव कर लीजिए, और अगर आप यूट्यूब पर इसको वीडियो को देख रहे हैं तो इस हिस्से को आप बिल्कुल याद करिए, मार्क करिए। प्रसाद सर, बड़ा सीधा और सिंपल सवाल, आज मेरे पास कुछ नहीं है, मैं ज़ीरो से यात्रा आपके साथ शुरू करना चाहता हूँ, आपके संग आपका हाथ पकड़कर धन की दुनिया में उतरना चाहता हूँ। कितना समय लगेगा 1 करोड़ का कॉर्पस इकट्ठा करने के लिए? किस तरह आगे बढ़ूँ? बिल्कुल ज़ीरो से बता दीजिए। ओके शुभ, सबसे पहले आप फाइनेंशियल एसेट ज़ीरो है, लेकिन मैं आपसे आपकी इनकम और एक्सपेंसेस पहले लूँगा, और वो समझने के बाद देखो क्या होता है, बहुत से लोग ना ये सोचते हैं कि डायरेक्ट कैलकुलेशन हो जाता है, जैसे 1 करोड़ चाहिए तो आज से इतने 15,000 का SIP करोगे, 15 साल में करोगे तो ये चीज़ होगा। बट मैं कैलकुलेशन वैसे नहीं करता हूँ। आपको 1 करोड़ चाहिए तो सुबह मैं ये बोलूँगा कि अगर आज से आप 1000 रुपीज़ से भी स्टार्ट करते हैं तब भी हम ये चीज़ पॉसिबल होगा। एंड सेकेंड, हमको टेन्योर के ऊपर ना फोकस नहीं करना चाहिए, हमको गोल के ऊपर फोकस करना चाहिए। तो अगर मैं आपको बोलता हूँ क्या होता है टेन्योर पे, आप बोलोगे 15 साल में चाहिए, क्यों? अगर 16 में आपके पास 1 करोड़ आएगा आप मना कर दोगे, या 14 साल में आएगा मना कर दोगे? गोल है कि 1 करोड़ चाहिए। तो अगर आज आप 1000 से कर सकते हो शुरुआत, 1000 से करो, 5000 से शुरुआत करो, 5000 से शुरुआत करो। लेकिन उसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी इनकम जो है वो एवरी ईयर ग्रो होती है, कितने % से ग्रो होती है? अगर आप बोलते हो मेरी इनकम जो है 15% से ग्रो हो रही है, 10% से ग्रो हो रही है, तो आपकी इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं? तो इंश्योर करना है कि आपका एवरी ईयर जब जब आपकी इंक्रीमेंट हो रही है तब तब मेरे को ये इन्फॉर्म्ड रहे, आपके साथ मेरा उतना टच रहे कि आपकी इंक्रीमेंट हो गई ये मैं समझ के लूँ, और मैं आपका एवरी ईयर इंश्योर करूँ, आपके बढ़ा सकूँ। ये मैं मानता हूँ कि एज अ क्लाइंट का जितना वो गोल है
उतना ही एज ए एडवाइज़र वो गोल को मेरा अपना समझे और उस चीज़ को पहुंचाने में मदद करे, तो ये जीत दोनों की है। बिल्कुल। प्रसाद सर, आपने कहा है कि गोल को ध्यान में रखे जाएँ। एक मिडिल क्लास के हिसाब से अगर मैं देखूं, जो भारत का सबसे बड़ा वर्ग है, और मेरा बड़ा फर्म बिलीव इस बात पर है कि वही दरअसल भारत की रीढ़ की हड्डी है, वही भारत को चलाता है। तो उसकी ना सर, गोल जो होते हैं वो ख्वाहिशों जैसे हैं, मतलब, और हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी, हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा फिर भी कम निकले। ये शेर मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि सर, गोल बदलते रहते हैं। किसका गोल नहीं होगा कि आज मैं 3 BHK में रहता हूँ, कल 4 में रहूँ, परसों पेंट हाउस में रहूँ। आज मैं छोटी कार चला रहा हूँ, कल सेडान चलाऊँ, परसों XUV चलाऊँ, उसके बाद लग्जरी चलाऊँ। रिटायरमेंट में हर आदमी चाहेगा कि यार गोवा के बीच पर एक टर्मिनल लेके बैठूं, ट्रेड करूं। अगर मेरा जैसा आदमी होगा, मेरा रिटायरमेंट गोल यही है कि भाई बढ़िया एक बीच के किनारे मुझे मेरा एक लैपटॉप मिले, अच्छा हाई स्पीड, और मैं अपनी आराम से ट्रेडिंग करूं। तो सर, ख्वाहिशें तो बहुत हैं, गोल बांधे कैसे जाएं, गोल को संजोया कैसे जाए? मुझे लगता है जैसे मैं दुविधा में हूं ना, मेरी ज़्यादातर ऑडियंस इस दुविधा में है कि जीवन के गोल ना तय कैसे किए जाएं, लिस्ट कैसे किए जाएं। ओके, तो सबसे पहले ना पेपर पेन लीजिए और आपके अगले 2 साल के अंदर और 2 से 5 साल के अंदर और 5 साल के आगे जितने गोल से बिना सोचे समझे सब लिस्ट डाउन कीजिए। ठीक है, लेकिन पेन रुकना नहीं चाहिए, बस लिस्ट डाउन करते जाइए। ठीक है सर। और ये मत सोचिए ये प्रैक्टिकली होगा नहीं होगा, ये मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ क्या, बस लिखते जाइए। ठीक है। एक बार आपने सारा चीज़ लिस्ट डाउन कर दिया, फिर एक एक जैसे 2 साल के अंदर का जो शॉर्ट टर्म गोल है, खुद को ये सवाल पूछिए इसमें से क्या चीज़, इसको रैंकिंग दीजिए 1 2 3 4 5, प्रायोरिटाइज करिए। प्रायोरिटाइज करिए। ठीक है। फिर बाद में सेम आपके मीडियम टर्म गोल के साथ, सेम लॉन्ग टर्म गोल के साथ। ठीक है, ये दूसरी एक्सरसाइज हो गई। ये दूसरी एक्सरसाइज हो गई। तीसरी एक्सरसाइज, आपके एडवाइज़र से इसका कैलकुलेशन करवाइए, ये हर एक गोल को अचीव करने के लिए क्या सेट ऑफ एक्शंस लगेंगी। ठीक है। ये आपके पास पॉसिबल है नहीं है, ये अब तक आया नहीं है, आप सिर्फ ये समझ रहे पॉसिबल है या नहीं है। आपने मतलब आपके पॉसिबल है या नहीं है, नहीं सॉरी, आपका कैलकुलेशंस क्या आ रहा है, सेट ऑफ एक्शन क्या आ रहा है। तो तीसरे में आपने एक बार एक्शन समझ लिया। अब आपको चौथे में ये देखना है, एनालाइज करना है, ये पॉसिबल होगा नहीं होगा। अब आपके पास सबके टॉप 3 टॉप 4 गोल्स है। अब इसके अंदर मान लो आपने सारा एलोकेशन शॉर्ट टर्म को दे दिया, तो आपका मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म कौन सा सेक्रीफाइस हो रहा है? आपने सारा लॉन्ग टर्म को दे दिया, शॉर्ट टर्म मिड टर्म कौन सा सेक्रीफाइस हो रहा है? तो यहाँ पे आपको फिर वो तीनों के अंदर क्लब करके प्रायोरिटाइज करना है कि आपके पहले 3 गोल, पहले 5 गोल कौन से हैं। तो आपने उसको एलोकेशन दे दिया। उसके बाद अगर आपके पास सरप्लस बचता है, देन आपके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट गोल, नेक्स्ट जो बचे हुए हैं उनमें से फिर चुन लीजिए। हाँ, तो मतलब सबसे पहले जो सबसे ज़रूरी है वो करिए। हाँ, तो एक बार ये अवेयरनेस हो गई आपकी, तो आपको मालूम पड़ गया किसके तरफ मुझे काम करना है। और ये एक्सरसाइज के दौरान आपके एडवाइज़र आपके साथ है, तो क्या होता है, आपने ये आपके एडवाइज़र के सामने ऐलान कर दिया है। और एज ए ह्यूमन आपने एक बार किसी के सामने कुछ ऐलान कर देते हो कि ये मेरी प्रायोरिटी है, तो हम एज ए ह्यूमन ना, हम अपने ज़बान से पीछे नहीं हटना चाहते। ये एक क्या बोलते हैं, अनसर्ड चीज़ें हैं। तो एक बार आपने वो कर दिया, देन एज ए एडवाइज़र इंश्योर करो, या फिर एज ए इंडिविजुअल आपको ये इंश्योर करना है कि हर 3 महीने में, हर 6 महीने में आप अपने गोल्स को जाकर देख रहे हैं कि क्या मैं सही कर रहा हूँ। मतलब या मेरे जो गोल्स है वो आज भी वही है, जिसको हम रिव्यू कहते हैं। तो हर 3 महीने में, 6 महीने में कोई चीज़ें बदलाव तो नहीं हुई है, बिकॉज लाइफ बहुत डायनामिक होती है। लेकिन समझो सैलरी बढ़ गई, या घर में कोई दिक्कत आ गई, या कोई जेन्युइन रीज़न आ गया जिसकी वजह से कुछ एक्शन करनी पड़ी, तो ये चीज़ को समझना, उसके हिसाब से गोल्स के तरफ हमको देख के उसको आगे करना, ये बहुत ज़रूरी है। तो ये जो सर 15-15-15 का फार्मूला, 20-30-80 का फार्मूला, ये सब बस सुनने में अच्छा है,
फैक्ट ये है कि आप अपने गोल तय करें और उन गोल के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूटर से पूछें, अपने एडवाइज़र से पूछें कि बॉस हम कैसे वहाँ तक पहुँच सकते हैं। अच्छा, निकालते समय पैसा सर, गोल्स जब पूरे हम गोल के करीब हैं या गोल के पास हैं, तो निकालने में भी जो एसडब्ल्यूपी का माध्यम है या एकदम निकालने, किसको आपको लगता है कि क्या सही तरीका है गोल के समय पैसा निकालने का? SWP सबसे अच्छा तरीका है पैसा विड्रॉवल के लिए, क्योंकि आप एक साथ निकालोगे, आप टैक्सेस पे करेंगे, कहीं सारी उसमें दिक्कतें आती हैं। तो क्योंकि आपको एक साथ तो पैसे की कोई ज़रूरत होती नहीं है। हाँ, हालांकि वो अगर एजुकेशन फ़ंड है या मैरिज फ़ंड है तब तो अलग बात है। स्पेशली रिटायरमेंट वगैरह फ़ंड के लिए आपको एक साथ तो पैसे की ज़रूरत नहीं है। ओके। एक और चीज़ सर, क्या आप सजेस्ट करना चाहेंगे, मतलब सिंस आप अनुभवी हैं, ये जो नए एज के इन्फ्लुएंसर आ गए हैं, फिनफ्लुएंसर आ गए हैं, जो कल बताते हैं कोई नई बात, आज बताते हैं कोई पेनी स्टॉक, परसों बताते हैं म्यूचुअल फंड, उसके अगले दिन बताते हैं MS एक्सेल कैसे अच्छे से सीखें, ये सर कितना घातक सिद्ध होते हैं आपको लगता है? या आपको लगता है कि वाकई ये रील वायरल हो रही है और ये जो पूरी बातें बताई जा रही हैं, इनमें कोई कोई ज़र्फ़ है, कोई गहराई है, कुछ कुछ मीट है, या आपको लगता है कि बस दिल खुश रखने को गालिब ख़याल अच्छा है जैसी चीज़ है ये? ओके, देखो क्या है, नॉलेज कहीं से भी मिले ना, नॉलेज अच्छा होता है, लेकिन नॉलेज पे अगर हम कंक्लूजन पे उतर आए ना तो वो दिक्कत वाली बात है। सो अगर एज अ क्लाइंट, अगर मेरा क्लाइंट भी कोई चीज़ देखता है, मैं उनको एनकरेज करता हूँ देखिए, लेकिन डिसीजन मेकिंग पे मत आइए। पहले मुझसे हाँ, पूछिए, पूछिए। थोड़ा शोध कीजिए। हाँ, कि क्या होता है, एडवाइज़र और कंसल्ट उसी के लिए होता है। जैसे मान लो भी कोविड के समय में हमें कई सारे फॉरवर्ड्स और मैसेजेस आते थे, ठीक है, तो हर एक पे तो हम एक्ट नहीं करते, हम हमारे फैमिली डॉक्टर से जाके पूछते हैं ना कि इसमें कितना सच है, क्या है करके। तो उसी तरह से जब आपकी कोई डिस्ट्रीब्यूटर है, सो उनसे आप जाके डिस्कस कीजिए। क्या होता है कि एक डिस्ट्रीब्यूटर भी जो होता है वो भी, तो हर एक इंसान अपनी लाइफ में लर्निंग कर में ही होता है। तो अगर आप कुछ शेयर कर रहे हैं तो वो उसमें या तो उसको सही बोलेंगे, या अगर उनके पास भी वो चीज़ नहीं है तो डिस्कशन में तो एटलीस्ट आपको और अब रिफाइंड चीज़ें आपके सामने आई। बिल्कुल सही बात है। कम से कम जो नॉइस है, जो धुंध है, वो साफ हो जाएगी अगर धुंध है। और ये भी हो सकता है कि आपके एडवाइज़र को कोई नया पर्सपेक्टिव दे चीज़ों को समझाने की या समझने की। तो प्रसाद सर, अब ये हमारी चर्चा का आखिरी पड़ाव है। यहाँ पर मैं आपसे कुछ ऐसे सवाल पूछूंगा जो रैपिड फायर राउंड के अंतर्गत होंगे, और मैं तो यही चाहूँगा आप सबका जवाब दें, लेकिन हम अपने मेहमान को ये छूट देते हैं कि अगर वो कोई सवाल पास करना चाहें तो वो पास कर सकता है। जवाब एक शब्द में, एक लाइन में, बहुत संक्षेप में देना होता है। पहला सवाल, सर अभी आप कितना AUM मैनेज कर रहे हैं? सो AUA बोलूँगा, लाइक एसेट्स अंडर एडवाइजरी सब कुछ मिलाकर रफली 225 करोड़। 225 करोड़ रुपए का की वैल्यू है। अगर सर ने जो सर के रास्ते प्रसाद जी से बात करके जिन्होंने निवेश किया, उसकी जो बाज़ार की वैल्यू है वो AUA, उसको वो नाम दे रहे हैं, वो 225 करोड़ की है इस समय। करीब कितने परिवारों के इस समय आप वेल्थ मैनेजर हैं? मतलब आपसे मतलब मेरा SN फिनटेक वेल्थ मैनेजर है। सो लगभग 750 फैमिली। 750 फैमिली। भविष्य में म्यूचुअल फंड के साथ साथ क्या, या अभी भी आप AIF या जो अदर और प्रोडक्ट हैं उन पर आप काम कर रहे हैं या नहीं? सो डेफिनेटली हम म्यूचुअल फंड, इक्विटीज़, AIF ये सब में तो काम कर ही रहे हैं, लेकिन हमारी अभी रुचि गिफ्ट सिटी की ओर भी है। तो गिफ्ट सिटी फंड्स जो आ रही है वो भी AIF के इससे, उस पर हमारी इंटरेस्ट है। हाँ, कोई एक इन्वेस्टर की कहानी या कोई एक ऐसी बात जो आपको लगता है कि मुझे हमेशा याद आती है, उस जैसा इन्वेस्टर और उस जैसा सवाल पूछने वाला कोई नहीं मिला? ओके, सो ऐसे कहीं इन्वेस्टर्स है, बट मेरे एक इन्वेस्टर है जो मुझसे बहुत सवाल पूछते थे शुरुआत से लेके, लाइक हर बार ये क्यों है, क्या है। तो मुझे हमेशा है ना उस समय एक
एक फिल्म की डायलॉग है कि एक सच्चा नास्तिक ही असली आस्तिक बन सकता है। मेरे ओ माय गॉड पिक्चर का है, तो मुझे वो बड़ा याद आता है। तो आज वो मेरे एक वन ऑफ द बिगेस्ट इन्वेस्टर है। सो मुझे लगता है उन्होंने इतने सारे सवाल पूछे तो उनकी क्लैरिटी उतनी बढ़ गई। प्रसाद जी, कोई सिंगल बिगेस्ट आपको लगता हो, आपको याद हो कि आपने कमीशन कमाया हो, कितना था वो? देखो, कमीशन वाइज तो कभी इतना ज़्यादा सोचा नहीं है। इनिशियल 2-3 साल में सोचा था, लेकिन उसके बाद वो आदत ख़त्म हो चुकी है। तो ऐसा कोई आपको याद नहीं है कि कोई एक डील याद हो, कोई एक एक क्लाइंट याद हो कि यार ये मतलब दिस अमाउंट ऑफ मनी आपको लगा कि हाँ यार दिस इज समथिंग साइजेबल? देखो, साइजेबल नहीं बोलूँगा, लेकिन एक 3 साल पहले की बात है। एक इन्वेस्टर थे जिनका डायरेक्ट में बड़ा पोर्टफोलियो था। सो हमारी कन्वर्सेशन हो गई और किस तरह से वैल्यू ऐड कर सकते हैं, ये इसके ऊपर डिस्कशन में हमारी पहले 2-3 मीटिंग हो गई। तो उसके बाद उन्होंने पूरा उनका डायरेक्ट का पोर्टफोलियो मेरे यहाँ शिफ्ट कर दिया। सो वो कहीं ना कहीं एक सक्सेस मोमेंट था कि लोग डायरेक्ट में कंप्लेन कर रहे हैं, और ये बहुत साइजेबल पोर्टफोलियो था, रफली अराउंड 2.4 करोड़ का। ओके, तो जो मेरे यहाँ शिफ्ट हो गया था। शिफ्ट हो गया था। आपने कहा कि आपका इंक्लिनेशन स्टॉक की तरफ भी है, इक्विटी आप डायरेक्ट अपने लिए परचेज करते हैं। कोई एक ऐसा स्टॉक जिसमें आपने सबसे बड़ा मुनाफा कमाया हो एक दिन में, एक ट्रेड में? दिन भी नहीं कहेंगे, मैं एक ट्रेड कहूँगा। नहीं कहूँगा ट्रेड, तो ऐसे कई सारे स्टॉक्स है जिसमें हमने ये चीज़ की हुई है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर किया है तो मैं कहूँगा फार्मा की जो रैली आई थी पोस्ट कोविड, तो उसके अंदर हमने फार्मा में काफ़ी किया था। कोई एक स्टॉक आपको याद है जिसमें आपने बड़ा? डिवीज लैब। डीवीज लैब में आपने बड़ा मुनाफा? हाँ। कोई एक स्टॉक जिसके साथ कोई खट्टी याद जुड़ी है, कोई कड़वी याद जुड़ी है कि यार शुभम, गलती तो सबसे होती है, हम इंसान हैं, ये स्टॉक लेकर तो यार बड़ा फटका लग गया? सो ये बहुत इनिशियल स्टेज की बात है जहाँ पे हमने आर पावर लिया था। अच्छा, वो जो आईपीओ वाली फ्रेंजी थी उसमें हाँ, आपने भी हाँ, वो हाथ जले थे? हाँ। मतलब वो आज भी वो देखिए लोगों के जहन में ताज़ा हो जाता है। आर पावर का जैसी नाम आता है, वो आईपीओ का जो समय था, लोगों की उंगलियां नहीं, हाथ नहीं, पूरे कंधे जल गए थे, वो स्थिति थी। अब सर, एक बड़ा अहम सवाल है, आपका मनपसंद फंड मैनेजर या कोई सीआईओ जो आपको इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा पसंद हो, जिसको आप सुनना पसंद करते हैं, जिसको आपको लगता हो कि यार इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है? ओके सर, निपॉन एसेट मैनेजमेंट जो है, यहाँ पे हमेशा से जो एसेट मैनेजर्स आए हैं इनको मुझे सुनना बहुत पसंद था। इवन आज शैलेश राजभान जो है, इनकी जो स्टाइल है ये मुझे बहुत पसंद है। एंड डीएसपी के जो विनीत समरे है, इनका मुझे जो फंड मैनेजमेंट स्टाइल है, जिस तरह से फंड मैनेज हो रही है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। कोई एक स्कीम जो आपको लगता है कि हर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर, कोई भी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हो या कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर हो, सबको खरीदवानी चाहिए, या हर इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में कम से कम ये स्कीम ज़रूर होनी चाहिए? अगर होराइजन 10 साल के ऊपर है तो निपॉन स्मॉल कैप है जो मैं हर इन्वेस्टर को दिलाता हूँ। निपॉन स्मॉल कैप जो आप हर इन्वेस्टर को देते हैं। कोई एक स्कीम जो आपको लगता है कि यार सबकी तो मैं गारंटी नहीं ले सकता, मैं अपने कस्टमर को कभी सजेस्ट नहीं करूंगा कि इस स्कीम में या इस तरीके के फंड में पैसा डालो, बी इट थीमेटिक और मल्टी एसेट फंड, या कोई एक ऐसी पर्टिकुलर स्कीम आप बताना चाहें कि यार ठीक है, और जिसको डालना है डालो, जिसको सही लगता है लगो, मैं चाहूँगा कि मेरा कोई इन्वेस्टर या मेरा कोई क्लाइंट इस स्कीम में या इस तरीके के फंड में पैसा ना डाले? ऐसा कुछ नहीं आपके लिए, सब में ठीक है। एक आखिरी सवाल सर, कि आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में आपका जो अभी 225 करोड़ रुपए का आपने बताया एयू है, कोई आपने गोल रखा हो, कोई टारगेट रखा हो कि मुझे यहाँ तक पहुँचना है? मेरा 1000 करोड़ का गोल है विद इन नेक्स्ट 2 years। अगले 2 साल में मनी अन्ना 1000 करोड़ के एयूए के टारगेट के साथ आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रसाद सर आपका। मैं आपका मतलब तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप इतनी दूर से आए, मेरे स्टूडियो में मुझसे बात की, और पूरा मुझे भरोसा है कि मेरे तमाम जो दर्शक हैं, जिनको मैं बहुत अच्छे से जानता हूं, ये मेरा परिवार हैं, मेरे साथ जुड़ते हैं हमेशा, इनको आज वाकई वो इंसाइट मिला होगा, आज इनको वाकई वो प्रेरणा, वो
वो ताकत मिली होगी जो इनके संकल्पों को और ज़्यादा मजबूत करेगी। बहुत शुक्रिया सर आपका। थैंक यू शुभम, थैंक यू सो मच। आप लोगों से चलते चलते एक मेरा प्रॉमिस ये है कि अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया, आप मनी अन्ना को, आप प्रसाद जी को फिर से सुनना चाहते हैं, आज जो उन्होंने बातें कही इनको प्रैक्टिकल हम मेरे साथ करना चाहते हैं। जैसे उन्होंने कहा एक कागज़ लीजिए, आप अपने गोल लिखिए, आपको लगता है कि इस प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पर हमें और बात करनी चाहिए, मनी अन्ना की बात आपको समझ आती है, तो आई प्रॉमिस यू मैं फिर से मुंबई आऊँगा, मैं फिर से प्रसाद सर से रिक्वेस्ट करूँगा, मैं फिर से उन्हें अपने साथ लाऊँगा और अब की बार जो बातचीत होगी ना वो सीधे ये होगी कि सर कमाई कैसे की जाए, सर इक्विटी में स्टॉक कैसे चुने जाएं, सर स्कीम अच्छी है या नहीं ये चुना कैसे जाए, गोल डिसाइड कैसे की जाए, SWP कैसे निकाली जाए, SIP कैसे की जाए, टॉपअप कितना किया जाए, ये तमाम जो प्रैक्टिकल सवाल हैं हम अगला पॉडकास्ट इस पर करेंगे। शर्त यही है कि आपको मुझे ये बताना पड़ेगा कि हाँ पसंद आया, मनी अन्ना को लेकर आओ, अपने कमेंट्स में लिखिए, आप इसको शेयर कीजिए, आप इसको लाइक कीजिए। मुझे लगेगा कि आपका प्यार, आपका स्नेह मेरे तक पहुंचा, मुझे स्पर्श हुआ, मुझे महसूस हुआ, तो मैं वादा करता हूं मैं फिर आऊँगा प्रसाद जी के साथ आपके समक्ष। शुक्रिया।